नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप्स स्टोरीज में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शाम के 6 बजे अम्मा जी ने अंतिम सांस ली और घर में कोहराम सा मच गया। आनंद फानन में सभी रिश्तेदारों को फोन किए जाने लगे। घर के सभी लोग दुखी कम और परेशान ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे। आखिर सभी को अब आने वाले 13 दिन कर्तव्य पूरे करने थे। अम्मा जी की उम्र करीब 70 वर्ष की थी। भरा पूरा परिवार, 3 लड़के 2 लड़कियां, 11 नाती नातिन, 3 बहुएं और 2 दामाद। पिछले 1 साल से अम्मा जी बिस्तर पर ही थी। बड़ी बहू, जो परिवार में सबसे कम पढ़ी लिखी थी, वही अम्मा जी की सेवा किया करती थी। मंझला लड़का बिजनेस करता था और घर के ऊपरी भाग में ही रहता था और सप्ताह में 1-2 दिन अम्मा जी का हाल चाल पूछकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेता था। छोटा लड़का शहर से बाहर नौकरी करता था और 4-5 महीने में एक आध बार ही घर पर आता था। सबसे बड़ा लड़का कुछ नहीं कर सका और अपनी पैतृक खेती की देखभाल करता था। अम्मा के दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी थी और वो अपने घरों परिवारों के साथ खुश थी। अम्मा जी ने अपने जीवन में कभी आराम नहीं किया था। अम्मा जी की जिंदगी का एक ही लक्ष्य था कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दे, जिससे उनका बुढ़ापा आराम से कट जाए। पर उनके नसीब में आराम कहाँ था। खुद की 5 संतानों की परवरिश से मुक्त हो पाती तब तक नाती और नातिन हो गए और अम्मा जी बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण करने लगी। नाती नातिन बड़े होते गए और उनसे दूर भी। घर के ऐसे कामों जो कोई नहीं करना चाहता था, अम्मा उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानते हुए खुशी खुशी कर लेती थी। जो बेटा घर में सबसे निकम्मेपन की वजह से उपेक्षित रहता था, वही बुढ़ापे की इस कष्टप्रद घड़ी में उसका सहारा बना। हालांकि अम्मा जी 40 बीघा खेत और एक मकान के साथ 2 प्लॉट की मालकिन भी थी, जो उन्हें बाबूजी के विरासत में मिले थे। एक बड़े लड़के के साथ के कुछ ना करने के कारण घर में संपत्ति को लेकर कोहराम सा मचा रहता था। बड़ा लड़का 40 बीघा खेत की फसल बटाई पर करता था और शेष दोनों भाइयों को अपना हिस्सा बंटवा लेते थे। पर अम्मा को मिलने वाले 1,000 रुपए की पेंशन अम्मा अपनी बड़ी बहू को ही देती थी, जिस पर दोनों बहुओं को संतोष नहीं था। खैर, अम्मा अब चली गई थी, पर जाने के समय सभी दुखी कम और परेशान ज्यादा थे। सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके थे। अब तो दाह संस्कार सुबह ही होगा। किसी ने पूछा तो पता चला कि सुबह से पहले कुछ नहीं होगा। अभी तो रिश्तेदार आने बाकी हैं, इसलिए 1-2 खास व्यवहारियों के छोड़कर बाकी मोहल्ले के लोग धीरे धीरे करके अपने अपने घरों में चले गए। रात 9 बजे तक छोटा लड़का और दोनों लड़कियां भी घर पर आ पहुंचे। अम्मा को भी रात में ही जाना था। जाड़े में इतनी लंबी रात कैसे कटेगी। बड़े दामाद का प्रश्न सभी को चुभ सा गया, पर मजबूरी थी कि कोई कुछ ना बोल सका। सभी रिश्तेदारों को अपने बच्चों के खाने और सोने की चिंता हो रही थी, सो बार बार बच्चों के नाम पर खाने की बातें छेड़ी जा रही थी। कुछ को ये समस्या थी कि उनके बच्चों को उनके बिना नींद नहीं आती। बड़ा लड़का बेचारा सबके खाने और सोने की व्यवस्था में पगलाया जा रहा था, पर बच्चों की फरमाइश अंतहीन थी। किसी को दूध चाहिए था तो किसी को चॉकलेट। खैर, 11 बजे तक सभी खा पीकर व्यवस्थित हो चुके थे। बाहर अलाव में 10-12 लोग इकट्ठे होकर मृत्यु से संबंधित अपने संस्मरण और कहानियां सुना रहे थे और अम्मा जी के चारों तरफ बैठी औरतें भी जी भरकर रोने के बाद अपने मिजाज और संबंध के अनुसार गुटों में बंटकर बुराई पुराण का रसास्वादन करने में व्यस्त थी। बीच में हल्की खिलखिलाहट सभी को एक दूसरे की तरफ देखने और छेपने को मजबूर कर देती। इन दोनों समूहों के अलावा एक कमरे में सभी लड़के और दामाद चिंतन में व्यस्त थे। कहाँ ले चलेंगे मम्मा को? छोटे बेटे ने पूछा। यमुना जी ही ठीक रहेगा, पर है बहुत दूर। शांतिवन में ही कर देते हैं, पर लोग क्या कहेंगे। यमुना जी ठीक रहेगा, मंझले ने समाधान सुझाया। और नौवर और शुद्धता कहाँ कब की जाएगी? बड़े दामाद की चिंता जबान पर आई। पंडित जी तो परसों के लिए तैयार हैं, इतनी जल्दी करने पर लोग क्या कहेंगे। सोमवार को करवा देते हैं, छोटे ने कहा। आग तो बड़े भैया ही देंगे, क्योंकि पंडित जी कह रहे थे कि या तो बड़े या सबसे छोटे लड़का ही मुखाग्नि देता है। मंझले ने अपनी बात से अपना रास्ता साफ करना चाहा। हाँ, मैं तो ऐसी नौकरी में हूं जहां बाल मुंडवा कर नहीं जाया जा सकेगा, तो बड़े भैया ही ठीक रहेंगे इस काम के लिए। छोटे ने भी अपना रास्ता साफ कर लिया। तब तक छोटे लड़के के ससुर साहब भी चर्चा में शामिल हो गए।
कल सुबह नगर पालिका में इनकी मृत्यु का पंजीकरण करवा देना और किसी अच्छे वकील से सलाह लेकर जमीन और जायदाद की दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू करवा दो। अभी से लगोगे तो भी काफी वक्त लग जाएगा और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की अर्जी भी लगा दो। अभी 13वीं तक सभी बहनें यही हैं, तो इनके हल्फनामे भी आसानी से बन जाएंगे। बाद में उन्हें आने में दिक्कत होगी। अगर आपको दिक्कत हो तो वकील मैं करवा दूंगा। ससुर साहब ने अपनी सलाह दी तो सभी उनका मुंह ताकने लगे, पर बात फायदे की थी, सो सभी सहमति में सिर हिलाने लगे। शायद ससुर साहब अपने दामाद को प्रॉपर्टी का हक दिलवाने का प्रोग्राम बना रहे थे। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक सलाह और है, सभी किसी वकील को बुलाकर कुछ खाली स्टाम्प के पर हिस्से के जमीन का मुआयना कराएं। रात में गए मोहल्ले के सारे लोग फिर से इकट्ठे हो चुके थे और रात भर में ढेर सारी बातें करने वाली औरतों ने पुनः पूरी ऊर्जा के साथ करुण विलाप करना शुरू कर दिया, ताकि तेज आवाज के साथ मजबूत संबंध की दस्तक सभी के दिलों तक पहुंच सके। उनके हृदय विदारक करुण क्रंदन से मोहल्ले वालों की आंखें भी नम हो गई। अंतिम संस्कार का सामान कहां से आया, ये अम्मा के तीनों लड़कों में से किसी को भी पता नहीं था, पर अम्मा के अंतिम क्षण की फोटो के लिए छोटा लड़का फोटोग्राफर ले आया था। कैमरा देखते ही सभी रिश्तेदार अपने अपने बच्चों को खोजने में लग गए और अम्मा जी के सिरहाने और पताने बैठाकर फोटो खिंचवाने का ऐसा दौर चला कि मोहल्ले वाले परेशान हो गए। जो बच्चे फोटो खिंचवाने नहीं चाहते थे उन्हें डरा धमकाकर फोटो खिंचवाई गई। कुल मिलाकर शादी के रिसेप्शन जितनी फोटो खींचने के बाद ही अम्मा जी की अर्थी उठ पाई। लड़के और दामाद भी अपना विशेष पोज देने के बाद सुकून सा महसूस कर रहे थे। अम्मा को ले जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई, पर ट्रैक्टर में घर का कोई भी प्रमुख सदस्य नहीं था। कुल जमा 10 मोहल्ले के बुजुर्ग ही ट्रैक्टर में सवार थे। बाकी करीब 200 लोग मोटरसाइकिल और कार पर सवार होकर अंतिम यात्रा में शामिल हो गए, जिनमें से प्रत्येक चौराहे पर 10-20 कम होकर घाट पर कुल 50 लोग ही पहुंचे। घाट पर लकड़ी मंगवाने के को लेकर बहस हो रही थी। घर के लोगों का मानना था कि अम्मा जी के शरीर में कुछ बचा ही कहाँ है, सो 3 मन लकड़ी बहुत है। खैर 3 मन लकड़ी पर बात तय हुई। मुखाग्नि दे दी गई, पर चिता पूरी जल पाती इससे पहले ही लोगों के अनुरोध पर पंडित जी कपाल क्रिया करके सबको छुट्टी दे दी। शाम तक सभी अपने कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत कर और क्षमा याचना कर विदा हो चुके थे और खास रिश्तेदार अगली सुबह विदा होने के लिए अपनी भूमिका बनाने में मशगूल थे। पर घर के सदस्य काफी परेशान लग रहे थे और एक दूसरे से तहकीकात चल रही थी कि आखिर मुद्दा भी संवेदनशील हुआ ये कि अम्मा जो जेवर पहने थी उनका पता नहीं चल रहा था। सबका शक बड़ी बहू की तरफ था और बड़ी बहू अपनी ईमानदारी सिद्ध करने की भरपूर मकसद कर रही थी। शाम तक पता चला कि अम्मा के झुमके, गले की चैन और 4 चूड़ियां बड़ी लड़की ने रात में ही उतार ली थी। उनमें से सोने की चैन और चूड़ियां तो उन्होंने वापस कर दी, पर झुमके वापस करने से इनकार कर दिया और बताया कि ये झुमके उन्हें बहुत पसंद थे। इसलिए अम्मा जी ने बचपन में ही उन्हें वादा किया था कि मरने के बाद ये तुम ले लेना। अगले दिन तक घर बिल्कुल खाली हो चुका था और घर के सदस्य ही शेष रह गए। साथ में तीनों लड़कों के सास ससुर और दोनों लड़कियां भी रुकी हुई थी। शाम को घर पर फिर से बैठक का आयोजन किया गया। इस बार मुद्दा 13वीं के आयोजन को लेकर था, पर 13वीं का खर्च कौन करेगा इस पर कोई तैयार नहीं था। अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी बड़े भैया के साथ ही गुजारी थी और आग भी उन्हीं ने दी है, इसलिए 13वीं का कार्यक्रम भी वही तय करेंगे। छोटे ने प्रस्ताव रखा, पर मेरे पास इतना पैसा कहाँ है जो मैं 1000 लोगों को खिला सकूं, और वो अकेली मेरी ही तो अम्मा नहीं थी। बड़े ने चिंतित होकर कहा, पर रहती तो तुम्हारे साथ ही थी और रुपया तुम ही लेते थे। कितना रुपया? तुम लोगों के बच्चों का जितना जेब खर्च है उतने में अम्मा की सेवा की है। तुम तो देखने तक को तैयार नहीं थे। मैं नहीं कर सकूंगा, और अगर मुझे करना ही है तो 11 ब्राह्मण और मान्य लोगों को खिलाकर शांति यज्ञ करवा दूंगा। अगर बड़ा आयोजन करना है तो तुम लोग जानो। गुस्से में बड़े भैया ने अपनी बात पूरी की, पर मैंने तो अभी प्लॉट लिया है, उसी की किस्त भी बड़ी मुश्किल से चुका पाता हूँ, और अगले महीने बिटिया की फीस भरनी है। मेरी तो इस समय हालत खस्ता है। मंजले ने अपनी बेबसी जाहिर की।
छोटा कहाँ पीछे रहने वाला था, बोला मेरी तो अभी अभी नई नौकरी है, सो मेरे पास पैसा कहाँ से आया। ऐसा करते हैं, अम्मा का बैंक खाता देखो, शायद कुछ रुपया हो। भैंस बढ़ती जा रही थी पर नतीजा कुछ नहीं। अंत में फैसला लिया गया कि सभी लोग बड़े जीजा से 50,000 रुपए का चंदा उधार लेकर 13वीं करेंगे और अम्मा की संपत्ति का निस्तारण 13वीं से पहले करके उसे पैसे वापस कर देंगे। बड़े जीजा से जब यह बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि तुम अम्मा के जेवर बेचकर इंतजाम कर लो। सो अगले दिन ही 80,000 रुपए में अम्मा के गहने बेचकर गहनों के बंटवारे का झंझट भी खत्म कर दिया गया और अम्मा जी के नाम 2 प्लॉट का बंटवारा बड़ा कठिन था। लड़के 3 और प्लॉट 2, कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं था। बेचने पर जग हसाई का डर था, इसलिए दोनों प्लॉट दोनों बहनों को बाजार से काफी कम कीमत पर बेचने का सौदा कर लिया। इधर 13 दिन घर में बच्चों ने मृत्यु उत्सव मनाया और उधर अम्मा के पुत्रों ने वकील और लेखापालों के साथ 13 दिन बंटवारा उत्सव मनाकर अम्मा के आने पाई का 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया। 80,000 रुपयों में आयोजित 13वीं पर सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, खासकर जन प्रतिनिधियों को लाने की लिए विशेष व्यवस्था की गई, क्योंकि उनका आना सामाजिक रसूख की बात थी। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिला और मान्यों को भी विदाई दी गई। अच्छे व्यंजन खाने के बाद लोगों की जबान पर एक ही बात थी कि भगवान ऐसे अच्छे और संस्कारी बेटे सभी को दे। अम्मा जी की खटिया और रोज के इस्तेमाल का सामान, घर की सबसे बड़ी और अनपढ़ बहू आज भी प्रयोग कर अपनी अम्मा की याद में आंसू बहा लेती है, क्योंकि अम्मा जी तो वास्तव में उन्हीं को प्यारी थी। और बड़ा लड़का आज भी साल में एक बार 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर साथ ही श्राद्ध क्रम पूर्ण कर अपना कर्तव्य पूरा करता है, भले ही 13 बीघा खेत पर हुई उपज से उसका खर्चा ना चलता हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।